नमस्ते, वेलकम टू आवर सेशन। पता है इंडिया में कुछ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स सिर्फ फन के लिए नहीं थे, वो एक्चुअली सती जैसे सोशल इवल्स के अगेंस्ट भी लड़े। सुपर इंटरेस्टिंग है ना। हाँ, बिल्कुल। आज हम जनरल स्टडीज पेपर 1 के कुछ आंसर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। सोचो एक ही जगह पर हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, सोसाइटी के कितने इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं। बिल्कुल। ये नोट्स एक स्नैपशॉट जैसे हैं, दिखाते हैं कि कैसे डाइवर्स टॉपिक्स कनेक्ट होते हैं। हमारा मिशन है इन नोट्स से की इनसाइट्स निकालना, सिंपल और एंगेजिंग तरीके से। एग्जैक्टली। समझने की कोशिश करेंगे कि हर आंसर का कोर मैसेज क्या है। कॉफी पे गुपशुप जैसा फील आना चाहिए। परफेक्ट। सो हियर्स आवर लर्निंग मैप फॉर टुडे। हम कवर करेंगे ट्रेडिशनल थिएटर, सांची स्तूपा, भगत सिंह की आइडियोलॉजी, मेजी रेस्टोरेशन, इंडिया एज एन इमेजिन कम्युनिटी, फार्मा इंडस्ट्री, साइक्लोन्स, वॉल्केनोस, रिलेटिव डेप्रिवेशन, स्कूल वायलेंस, अ होम किंगडम, कैपिटलिस्ट और कांग्रेस, प्रेस का एवोल्यूशन, डेजर्ट फॉर्मेशन, माउंटेन इकोसिस्टम्स, सैंड मैनेजमेंट, लिथियम पॉलिटिक्स, ग्लोबलाइजेशन और यूथ, एजिंग पॉपुलेशन और फाइनली अर्बन पुअर वेलफेयर। हाँ, लिस्ट तो है, बट हम इसे इंटरेस्टिंग बना देंगे। रेडी। चलो, लेट्स अनपैक दिस। अब हम पहला पॉइंट देखते हैं। Traditional theatre and society Q1. Question 1. Year implied. The traditional theatre forms of India reflect the ideals and emotions of the society and an individual's role in the community. Discuss with examples. Answer in 150 words. Broad micro-theme, culture and society. ओके, पहला सवाल। इंडिया के ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ये कैसे सोसाइटी के आइडियल्स, इमोशंस और कम्युनिटी में इंडिविजुअल रोल को रिफ्लेक्ट करते हैं? मतलब एक मिरर जैसे हैं। ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, बेसिकली ये थिएटर फॉर्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इन्हें लिविंग क्लासरूम्स की तरह सोचो। अच्छा। ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि सोसाइटी क्या मानती है, उनकी वैल्यूज, उनका कल्चरल हेरिटेज, सब कुछ यूज होता है। स्टोरीज, म्यूजिक, डांस। राइट। जैसे इमेजिन करो आप उत्तर प्रदेश में एक नौटंकी देख रहे हो। शायद ब्रेवरी की स्टोरी हो, पर उसमें आज के सोशल इश्यूज पे कमेंट भी होगा। लोगों को एंटरटेन करते करते सोचने पे मजबूर करना। सोर्स में जात्रा का एग्जाम्पल है जो कम्युनिटी लिविंग प्रमोट करता है, या उड़ीसा का डंडा नाच जो मिथोलॉजी फैलाता है और सती जैसे सोशल ईवल से लड़ता है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाए इसका? सिंपल। 1. इंट्रोडक्शन। बोलो ट्रेडिशनल थिएटर एक सोशियो कल्चरल मिरर है, हेरिटेज को स्ट्रॉन्ग करता है। एक सिंपल हुक। 2. कोर लॉजिक। फिर एग्जाम्पल्स दो। भवाई, नौटंकी, जात्रा। बताओ कैसे आइडियल्स रिफ्लेक्ट होते हैं। सोशल वैल्यूज प्रमोट करके, मिथ्स बता के, आर्ट दिखा के, यूनिटी बना के, डाइवर्सिटी से कनेक्ट करो। 3. कंक्लूजन। एंड में कुछ करंट से लिंक कर सकते हो, जैसे सोर्स ने नाटू नाटू का ऑस्कर विन मेंशन किया है, उसकी रूट्स भी इन्हीं ट्रेडिशंस में है। कूल ना। प्रेजेंटेशन टिप क्या होगा? स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग ओपनर। हुक के लिए कोर लॉजिक में विजुअल्स इमेजिन करो, परफॉर्मेंस को, और इम्पैक्ट के साथ एंड करो, जैसे फ्रॉम एंशिएंट मिथ्स टू सोशल मैसेजेस, थिएटर रिफ्लेक्ट्स अस। समझे? समझ गया। Now pause and practice saying this part aloud. Traditional theatre acts as a socio-cultural mirror and educational tool. छोटा सा है. ठीक है। So mini recap. In short, traditional Indian theatre is a powerful mix of fun, learning and cultural reflection. याद रखना. Sanchi Stupa, question 2. Question 2, year implied. Provide an account of the historical and architectural importance of the Sanchi Stupa. Also discuss how it inspired the future architecture in India. Answer in 150 words. Broad micro-theme, art and architecture, history. ओके, नेक्स्ट अप सांची स्तूपा। इसकी हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस क्या है और इसने फ्यूचर आर्किटेक्चर को कैसे इंस्पायर किया? सांची ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो काफी बड़ी बात है। हिस्टोरिकली ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के पीक को दिखाता है। मौर्यन और पोस्ट मौर्यन रूलर्स का सपोर्ट, इवन वेल्थी ट्रेडर्स का कंट्रीब्यूशन। आर्किटेक्चरली कमाल है। सैंडस्टोन यूज किया है। गेटवेज पे जो तोरानाज हैं उन पर कितनी डिटेल कार्विंग है, जातक टेल्स दिखाते हुए। हाँ, वो डायग्राम्स में होते हैं। एग्जैक्टली, रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचो आप सेंचुरीज पहले सांची विजिट करने गए, आर्किटेक्ट हो। आप डिजाइन, स्टोन में स्टोरी टेलिंग देख के इंप्रेस हो जाओगे। शायद आप गेटवे डिजाइन या डोम शेप अपने टेम्पल्स या स्ट्रक्चर्स के लिए बोरो कर लो। सोर्स कहता है इसका इन्फ्लुएंस बाग केव्स, लिपाक्षी, इवन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एलिमेंट्स में दिखता है। इंटरेस्टिंग। स्ट्रक्चर कैसे बना इसका? ओके, ब्रेक डाउन करते हैं। 1. इंट्रोडक्शन। यूनेस्को स्टेटस मेंशन करो, बोलो बुद्धिस्ट लेगेसी है, सीन सेट। 2. कोर लॉजिक, इसको तोड़ो। पहले हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, पेट्रनेज, ईरा को रिफ्लेक्ट करता है। फिर आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस, मटेरियल्स, स्ट्रक्चर पार्ट्स जैसे अंडा, तोरना, कार्विंग्स। तीसरा, इन्फ्लुएंस ऑन फ्यूचर आर्किटेक्चर, एग्जांपल्स दो जैसे बाग केव्स, लेटर फ्यूजन स्टाइल्स। क्लियर सेपरेशन। हाँ। 3. कंक्लूजन। एंड में कहो कि ये सिर्फ मॉन्यूमेंट नहीं, एक चेरिश्ड कल्चरल लेगेसी है। प्रेजेंटेशन टिप। यूनेस्को हुक से स्टार्ट करो। कोर लॉजिक के लिए स्तूपा पार्ट्स इमेजिन करो या स्केच करो। लेगेसी के आइडिया के साथ एंड करो, जैसे सांची, अ हिस्टोरिकल मार्कर एंड आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट, अ लास्टिंग लेगेसी। ठीक है? बिल्कुल ठीक। Practice cue. Pause and practice saying this aloud. Sanchi Stupa's importance is both historical, reflecting patronage, and architectural, showcasing unique design elements that influenced later styles. Got it. Mini recap. In short,
सांची स्तूपा सिर्फ पुराना पत्थर नहीं, इट्स अ हिस्ट्री बुक एंड अ डिजाइन इंस्पिरेशन रोल्ड इनटू वन. Bhagat Singh's ideology, Q3. Question 3. Year implied. Bhagat Singh made a real breakthrough in terms of revolutionary ideology. The goals of revolution and forms of revolutionary struggle. Elucidate. Answer in 150 words. Broad micro theme. Modern Indian history, freedom struggle. अब बात करते हैं रेवोल्यूशनरी भगत सिंह की. उनके आइडियाज और मेथड्स फ्रीडम स्ट्रगल में अलग कैसे थे? क्या ब्रेक थ्रू था? भगत सिंह एक अलग एनर्जी लाए, एकदम फायर ब्रांड. उनकी आइडियोलॉजी गांधी जी की नॉन वायलेंस वाली नहीं थी. उनका मानना था कि फ्रीडम के लिए फोर्स जरूरी है. ये बड़ा डिफरेंस है. हाँ, और वो सोशलिस्ट आइडिया से काफी इन्फ्लुएंस थे. वेलफेयर बेस्ड सोसाइटी जाते थे. इवन दो कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन नहीं की, उन्होंने नौजवान भारत सभा जैसे ग्रुप बनाए यूथ को मोबिलाइज करने के लिए. राइट. रियल लाइफ एग्जाम्पल. उनके एक्शंस का इम्पैक्ट सोचो. सॉन्डर्स का मर्डर लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लेने के लिए, या लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बिंग बटुकेश्वर दत्त के साथ मारने के लिए नहीं, पर जैसा उन्होंने कहा, बहरों को सुनाने के लिए. हाँ, ये एक्ट्स काफी चर्चित हुए थे. बिल्कुल. इन चीजों ने ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया, और सिर्फ 23 साल की एज में उनकी मार्टरडम ने कितने लोगों को इंस्पायर किया. उधम सिंह जैसे रेवोल्यूशनरीज आए ने. उनका कोट याद है, ग्रेट एम्पायर्स डाई बट ग्रेट आइडियाज लिव फॉरएवर. आज भी गूजबम्स आते हैं. सही कहा. तो स्ट्रक्चर क्या होगा? ऐसे बनाओ. 1. इंट्रोडक्शन. भगत सिंह को एक पावरफुल डिस्टिंक्ट वॉइस की तरह इंट्रोड्यूस करो. 2. कोर लॉजिक. उनके यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस डिटेल करो. गांधी से आइडियोलॉजी कंट्रास्ट करो. वायलेंस वर्सेस नॉन वायलेंस, सोशलिस्ट लीनिंग्स मेंशन करो. यूथ ऑर्गेनाइजेशन, नौजवान भारत सभा, स्पेसिफिक रेवोल्यूशनरी एक्ट्स, उनकी एसोसिएशन HSRA और उनकी लास्टिंग लेगेसी. 3. कंक्लूजन. एंड पावरफुली, शायद उनके फेमस कोट के साथ. प्रेजेंटेशन टिप. आइडियोलॉजी के हुक से स्टार्ट करो. उनके एक्शंस और लेगेसी के लिए क्लियर एग्जाम्पल्स या पॉइंट्स यूज करो. इम्पैक्टफुल कोट से एंड करो, जैसे भगत सिंह, रैडिकल आइडियाज, बोल्ड एक्शंस, एंड्योरिंग इंस्पिरेशन. समझे? समझ गया. Practice cue. Practice saying this aloud. Bhagat Singh offered a distinct revolutionary ideology focusing on direct action, socialist principles, and youth mobilization, leaving a lasting legacy. Okay. Mini recap. In short, Bhagat Singh represented a different action-oriented path in the freedom struggle, and his ideas continue to inspire. Meiji Restoration, Q4. Question 4, here implied. Bringing out the factors that led to the Meiji Restoration, discuss its significance for Japan. Answer in 150 words. Broad micro theme. वर्ल्ड हिस्ट्री. ओके, अब वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ. जापान का मेजी रिस्टोरेशन, ये क्यों हुआ और जापान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? ये बड़ा फैसिनेटिंग है. जापान आइसोलेटेड था, फिर एकदम से वर्ल्ड पावर बन गया बहुत जल्दी. ये चेंज मेजी रेस्टोरेशन क्यों हुआ? बेसिकली एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल एम्बिशन. उन्होंने देखा यूरोप इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है और उन्हें लगा कि कैचअप करना पड़ेगा. राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. अच्छा. प्रेशर था. हाँ. और नए पॉलिटिकल आइडियाज जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी भी आ रहे थे, जो ग्रोथ के लिए अच्छे माने जा रहे थे. प्लस उन्होंने एक्टिवली इंटरनेशनल हेल्प ली. फ्रांस, ब्रिटेन से टेक्नोलॉजी ली. राइट. रियल लाइफ एग्जाम्पल. इमेजिन करो, जापान एक स्टूडेंट है जिसे अचानक रियलाइज होता है कि बाकी सब बहुत आगे निकल गए हैं. तो वो डिसाइड करता है कि सब कुछ बहुत तेजी से सीखना है. नई टेक्नोलॉजी, नए पॉलिटिकल सिस्टम्स, नए ट्रेड के तरीके. ये इंटेंस लर्निंग और चेंजिंग का पीरियड ही मेजी रेस्टोरेशन था. और इसका सिग्निफिकेंस? मैसिव. इसने जापान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जबरदस्त बूस्ट दिया. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, डेमोक्रेटिक वैल्यूज रिस्टोर हुए कुछ हद तक. जापान दुनिया से इंटीग्रेट हुआ और एक मेजर पावर बन गया. सोचो, रूसो जापानीज वॉर में उनकी जीत 1904. इसी पीरियड ने मॉडर्न जापान के टेक डोमिनेंस की नींव रखी. वाओ. स्ट्रक्चर ऐसे. 1. इंट्रोडक्शन. फ्रेम करो जापान के आइसोलेशन से मॉडर्नाइजेशन तक के शिफ्ट को विया मेजी रेस्टोरेशन. 2. कोर लॉजिक. पहले फैक्टर्स बताओ. वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन का इन्फ्लुएंस, न्यू पॉलिटिकल आइडियाज, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, टेक ट्रांसफर. फिर सिग्निफिकेंस बताओ. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ग्लोबल इंटीग्रेशन, इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस, पावर, टेक डोमिनेंस की फाउंडेशन. अलग अलग रखो. गॉट इट. 3. कंक्लूजन. समराइज करो कि ये मॉडर्न जापान का ग्लोबल प्लेयर के रूप में बर्थ था. प्रेजेंटेशन टिप. आइसोलेशन टू पावर. हुक से स्टार्ट करो. कोर में फैक्टर्स, सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर यूज करो. जापान के ग्लोबल अराइवल के आइडिया से एंड करो, जैसे मेजी रेस्टोरेशन, ड्रिवन बाय चेंज, ट्रांसफॉर्मिंग जापान इनटू अ ग्लोबल फोर्स. समझ आ गया? हाँ, आ गया. प्रैक्टिस क्यू. ठीक है. The major restoration was driven by external influences and internal desire for modernization, transforming Japan into a major industrial and political power. Mini recap. In short, the major restoration was Japan's crash course in modernization that put it on the world map. India as an imagined community. Q5. Question 5. Year implied. It is believed that a nation is an imagined community held together by common beliefs, history, political aspirations, etc. In this context, discuss what the basis of India as a nation is. Also bring out the threats to the concept of Indian nationhood. Answer in 150 words. Broad micro theme. Indian society, political science concepts. ये थोड़ा philosophical है. इतनी डाइवर्स कंट्री जैसे इंडिया एक इमेजिन्ड कम्युनिटी के रूप में कैसे जुड़ी हुई है और इस यूनिटी को क्या थ्रेट्स हैं? हाँ,
बेनेडिक्ट एंडरसन का ये आइडिया इमेजिन्ड कम्युनिटी काफी कूल है। इसका मतलब है कि हम इंडिया का पार्ट फील करते हैं, इवन दो हम सबको पर्सनली नहीं जानते। तो इंडिया के लिए ग्लू क्या है? वो हमारा फेमस यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतनी सारी कल्चर्स, लैंग्वेजेस, आर्ट्स, फिर भी एक शेयर्ड इंडियननेस का सेंस। बिल्कुल। फिर पॉलिटिकल यूनिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, जुडिशरी, एक शेयर्ड लंबी हिस्ट्री मौर्यन टाइम से। कॉमन कल्चरल वैल्यूज जैसे वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है। और सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे फैमिली। राइट। रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होगा इसका? क्रिकेट सोचो, जब इंडिया खेलता है, केरला से कश्मीर तक लोग एक साथ चेयर करते हैं, है ना? वो शेयर्ड आइडेंटिटी की फीलिंग इवन कुछ पल के लिए इसी इमेजिन्ड कम्युनिटी का हिस्सा है। सही पॉइंट। लेकिन थ्रेट्स भी हैं। हाँ बिल्कुल है। सोर्स में कम्युनलिज्म मेंशन है, जैसे पास में खालिस्तानी एलिमेंट्स के इश्यूज, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे कुकी मेते इशू, टेररिज्म, रीजनलिज्म जो स्टेट्स को अलग खींचता है, और कभी-कभी ग्लोबलाइजेशन जो लोकल कल्चर्स को इरोड करता है। स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट करो। 1 इंट्रोडक्शन, इमेजिन कम्युनिटी कॉन्सेप्ट को ब्रीफली एक्सप्लेन करो। 2 को लॉजिक, पहले बेसिस ऑफ इंडिया एज अ नेशन डिटेल करो। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल एडमिन यूनिटी, हिस्ट्री, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस, कॉन्क्रीट एग्जांपल्स दो। फिर थ्रेट्स लिस्ट करो। कम्युनलिज्म, फंडामेंटलिज्म, एथनिक वायलेंस, टेररिज्म, रीजनलिज्म, कल्चरल लॉस, सोर्स के एग्जांपल्स मेंशन करो। 3 कंक्लूजन, एंड में डाइवर्सिटी को चेरिश करने और डिवाइसिव फोर्सेस से लड़ने की जरूरत पे जोर दो, शायद पीएम के कोट को यूज करके जो कल्चरल यूनिटी पर बेस्ड आइडिया की बात करता है। प्रेजेंटेशन टिप, इमेजिन्ड कम्युनिटी हुक से स्टार्ट करो। कोर लॉजिक के लिए बेसिस वर्सेस थ्रेट स्ट्रक्चर यूज करो। शायद एक बैलेंसिंग स्केल विजुअलाइज करो। यूनिटी की इंपॉर्टेंस से एंड करो, जैसे इंडिया यूनाइटेड बाय डाइवर्सिटी, चैलेंज्ड बाय डिवीजन। ठीक है। परफेक्ट। Practice Q. Practicing this summary aloud. India's nationhood is based on diverse yet shared cultural, political, and historical elements, but faces threats from divisive forces like communalism and regionalism. ओके। Mini recap. In short, India's unity is built on shared values amidst diversity, but it constantly needs guarding against forces trying to pull it apart. Pharmaceutical industry in India, Q6. Question 6, year implied. State the key factors behind the growth of the pharmaceutical industry in India. Additionally, discuss its significance with regard to India's economy and public health. Answer in 150 words. Broad micro theme. Indian economy, geography. अब कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे हम सब इंटरैक्ट करते हैं। मेडिसिन्स। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी बड़ी क्यों है और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? Good question. इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और इसका रीजन है वॉल्यूम के हिसाब से हम ग्लोबली 3rd लार्जेस्ट हैं। ये बूम क्यों? कई फैक्टर्स हैं। हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस है, गुजरात महाराष्ट्र के हब सोचो, बहुत सारे स्किल्ड साइंटिस्ट और वर्कर्स हैं, एक ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट है, प्लस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मुंबई जैसे पोर्ट्स का यूज करके, रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी है, कुछ की इंग्रेडिएंट्स या एपीआईज हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, पर हमारे पास आयुष रिसोर्सेज भी हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है और गवर्नमेंट सपोर्ट है, एफडीआई और पीएलआई स्कीम्स जैसी पॉलिसीज के थ्रू, प्लस आयुष सेक्टर, आयुर्वेदा, योगा एटसेट्रा भी तेजी से ग्रो कर रहा है। हाँ, ये फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड टैग तो सुना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, पैंडेमिक के टाइम वैक्सीन सोचो, इंडिया ने ह्यूज क्वांटिटीज प्रोड्यूस की, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बहुत से दूसरे कंट्रीज के लिए भी। ये इंडस्ट्री के स्केल और इंपॉर्टेंस दिखाता है। ये अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करता है। हम दुनिया की 20% जेनरिक्स बनाते हैं जो हर जगह लोगों की मदद करती है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? ब्रेक डाउन करते हैं। 1 इंट्रोडक्शन, एक पंची फैक्ट से स्टार्ट करो, 3rd लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम, इसका निकनेम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हाईलाइट करो। 2 कोर लॉजिक, क्लियरली सेपरेट करो फैक्टर्स फॉर ग्रोथ, लिस्ट करो इंडस्ट्रियल बेस, स्किल्ड पीपल, मार्केट साइज, ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल्स, इन्वेस्टमेंट, पॉलिसीज, आयुष। फिर सिग्निफिकेंस डिस्कस करो, उसको भी तोड़ो, इकोनॉमी, इंडस्ट्री साइज $45 बिलियन, जॉब्स, एक्सपोर्ट्स, जेनेरिक्स, वैक्सीन, लीडरशिप, और पब्लिक हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाना, डिजीजेस से लड़ना, आयुष प्रमोट करना, मिशन इंद्रधनुष जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव्स। बिल्कुल क्लियर। 3 कंक्लूजन, सेल्फ रिलायंस पे पुश मेंशन करो, जैसे कटोच कमेटी रिकमेंडेशन। प्रेजेंटेशन टिप, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हुक से स्टार्ट करो, कोर लॉजिक के लिए क्लियर कैटेगरीज यूज करो, फैक्टर्स, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, हेल्थ सिग्निफिकेंस, सेल्फ रिलायंस गोल के साथ एंड करो, जैसे इंडिया फार्मा powered by skill and policy, vital for wealth and health. Got it? गॉट इट। Practice Q. Pause and practice saying this. India's pharma growth is driven by factors like skilled labor and policy support, significantly impacting both the economy through revenue exports and public health through access affordability. ओके। Mini recap. In short, India's pharma success comes from many strengths and is crucial for both our economy and our health. Cyclones. Bay of Bengal versus Arabian Sea. Q7. Question 7. Year implied. Discuss why the Bay of Bengal is more prone to cyclones than the Arabian Sea. Also explain the reasons for the decrease in frequency of tropical cyclones during the southwest monsoon season.
Answer in 150 words. Broad micro theme, geography, climatology. अब ज्योग्राफी पे आते हैं। साइक्लोन्स। बे ऑफ बंगाल बीओबी में अरेबियन सी से ज्यादा साइक्लोन्स क्यों आते हैं? और मॉनसून के टाइम फ्रीक्वेंसी कम क्यों हो जाती है? ग्रेट ज्योग्राफी क्वेश्चन। इंडिया की कोस्ट लाइन काफी वल्नरेबल है और हाँ, बे ऑफ बंगाल हॉटस्पॉट है। क्यों? कई रीजंस हैं। 1. ओरिजिन पॉइंट। बहुत से साइक्लोन्स बीओबी में ही स्टार्ट होते हैं या पैसिफिक ओशन से वेस्ट की तरफ ट्रैवल करके बे में आते हैं। अरेबियन सी को कम स्टार्टर स्टॉर्म्स मिलते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट का फर्क है। हाँ। 2. रिवर इनफ्लो। ज्यादा बड़ी नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी इत्यादि बीओबी में गिरती हैं। ये फ्रेश वाटर का सी वाटर के साथ मिलना फेवरेबल कंडीशंस बना सकता है। 3. वाटर टेम्परेचर। बीओबी जनरली अरेबियन सी से ज्यादा गर्म रहता है और गर्म पानी लगभग 27 डिग्री सेल्सियस साइक्लोन्स के लिए फ्यूल जैसा है। टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। 4. शेप ऑफ लैंड। इंडिया का पेनिनसुलर शेप शायद स्टॉर्म्स को बीओबी की तरफ फनल करता है। ओके, और मॉनसून में कम क्यों? रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो, बे ऑफ बंगाल एक गरम बिजी साइक्लोन किचन है अरेबियन सी के कंपैरिजन में। अब साउथ वेस्ट मानसून जून सितंबर में कम क्यों आता है? 1. ITZ शिफ्ट। ITZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो लो प्रेशर बेल्ट जहां स्टॉर्म्स अक्सर बनते हैं, मानसून में लैंड पर शिफ्ट हो जाता है, तो स्टॉर्म फैक्ट्री समुद्र पर नहीं होती। 2. विंड शेयर। मानसून के टाइम अलग अलग हाइट पर स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं जो डेवलपिंग साइक्लोन्स को बेसिकली तोड़ देती हैं। 3. कूलर सी सर्फेस। मानसून की बारिश सी सर्फेस को थोड़ा ठंडा कर सकती है जो कम फेवरेबल होता है। समझ गया। स्ट्रक्चर क्या होगा? इंट्रोडक्शन। फैक्ट स्टेट करो। इंडिया साइक्लोन प्रोन है, बीओबी ज्यादा प्रोन है। 2. कोड लॉजिक। 2 क्लियर पार्ट्स में बांटो। पार्ट ए, वाई बीओबी इज मोर प्रोन, ओरिजिन, रिवर्स, टेम्परेचर, टोपोग्राफी। पार्ट बी, वाई फ्यूअर साइक्लोन्स ड्यूरिंग एसडब्ल्यू मानसून, ITZ पोजिशन, विंड शेयर, सी टेम्परेचर। 3. कंक्लूजन। ब्रीफली मेंशन करो कि क्लाइमेट चेंज शायद इन पैटर्न्स को बदल रहा है, इसलिए प्रिपेयरनेस और भी जरूरी है। प्रेजेंटेशन टिप? बीओबी हॉटस्पॉट हुक से स्टार्ट करो। कोर लॉजिक के दोनों पार्ट्स के लिए क्लियर नंबर्ड पॉइंट्स यूज करो। वाई बीओबी, वाई फ्यूअर इन मानसून। क्लाइमेट चेंज रिमाइंडर के साथ एंड करो। जैसे बीओबीज वार्मथ एंड शेप मेक इट साइक्लोन प्रोन, मानसून विंड्स डिसरप्ट द पैटर्न। सिंपल। हाँ, सिंपल। Practice Q. Practice saying this explanation aloud. The Bay of Bengal's higher cyclone frequency is due to factors like warmer temperatures and cyclone origins, while fewer occur during the monsoon because of the ITCZ shift and wind shear. ठीक है। Mini recap. In short, geography makes the Bay of Bengal a cyclone magnet, but monsoon weather patterns temporarily put the brakes on storm formation. Volcanoes, destructive yet critical. Q8. Question 8, year implied. Despite being destructive in nature, volcanoes are critical for the existence of human life on Earth. Elucidate. Answer in 150 words. Broad micro theme. Geography, environmental science. Volcanoes हम जानते हैं डिस्ट्रक्टिव होते हैं, है ना? लेकिन सवाल कहता है कि वो लाइफ के लिए क्रिटिकल भी हैं। ये कैसे? पैराडॉक्सिकल लगता है ना? वोल्केनोज डेफिनेटली डिस्ट्रक्टिव हैं। ऐश क्लाउड्स से फ्लाइट्स रुक जाती हैं, क्रैकाटोआ याद है? लावा फ्लोज घर तबाह करते हैं, अर्थक्वेक्स या सुनामीज ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ हैरानी वाले वाइटल रोल्स भी प्ले करते हैं। जैसे कि? रियल लाइफ एग्जांपल। फार्मिंग सोचो। दुनिया की कुछ सबसे फर्टाइल सॉइल्स वोल्केनोज के पास मिलती हैं। जो ऐश और रॉक को निकालते हैं वो मिनरल से रिच होते हैं, कुछ क्रॉप्स के लिए परफेक्ट। ये डायरेक्ट बेनिफिट है। हाँ, ये तो सुना है। ऑल्सो वो लैंड बनाते हैं। इंडिया का डेक्कन प्लेटो मिलियन साल पहले मैसिव वोल्केनिक फ्लो से बना था। अच्छा। और कुछ वो वैल्यूएबल रॉक्स और मिनरल्स अर्थ के अंदर से ऊपर लाते हैं। बड़े इरप्शंस एक्चुअली प्लैनेट को टेम्पररी ठंडा कर सकते हैं, सल्फर क्लाउड से सनलाइट ब्लॉक करके। और स्ट्रेंजली रेगुलर छोटे इरप्शंस शायद टेक्टोनिक प्रेशर रिलीज करते हैं, पोटेंशियली बड़े कैटास्ट्रोफिक अर्थक्वेक्स को रोक सकते हैं। वाओ, काफी कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रक्चर व्यू को बैलेंस करते हैं। 1. इंट्रोडक्शन। पहले वोल्केनोज की डिस्ट्रक्टिव पावर को एक्नॉलेज करो। 2. कोर लॉजिक। 2 साइड्स प्रेजेंट करो। पहले डिस्ट्रक्टिव नेचर, लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, पोल्यूशन, रिलेटेड डिजास्टर्स। फिर व्हाई दे आर क्रिटिकल, क्रिएट फर्टाइल सॉइल एग्रीकल्चर, फॉर्म लैंड फीचर्स लाइक डेक्कन प्लेटो, ब्रिंग अप मिनरल्स, क्लाइमेट रेगुलेशन, कूलिंग इफेक्ट, रिलीज टेक्टोनिक प्रेशर। 3. कंक्लूजन। नेचर के इस कॉम्प्लेक्स बैलेंस के स्टेटमेंट के साथ एंड करो। डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन साथ साथ। प्रेजेंटेशन टिप। सॉइल एंड मिनरल्स, समझे? बिल्कुल समझ गया। Practice Q. Practice saying this part aloud. Volcanoes are destructive, causing hazards like pollution and tsunamis, but also critical, providing fertile soil, minerals, and even regulating climate. Okay. Mini recap. In short, volcanoes are nature's double-edged sword. Fearsome destroyers, but also essential creators for our planet. Relative deprivation and regionalism. Q9. Question 9. Year implied. The existence of relative deprivation is an important aspect in constructing the argument for regionalism. Explain with examples. Answer in 150 words. Broad micro theme. Indian society political issues. Okay.
अब बात करते हैं कि कुछ रीजन्स ज़्यादा ऑटोनॉमी या अलग स्टेट क्यों मांगते हैं। ये फीलिंग कि हमें कम मिल रहा है या हम पीछे रह गए हैं, इसमें कैसे कंट्रीब्यूट करती है? ये कॉन्सेप्ट रिलेटिव डेप्रिवेशन का यहाँ की है। इसका बेसिकली मतलब है ये फील करना कि आपका ग्रुप या रीजन दूसरों के कंपैरिजन में कम पा रहा है, कम डेवलपमेंट, कम रिसोर्सेज, कम पॉलिटिकल पावर। ये फीलिंग रीजनलिज्म को स्ट्रांगली फ्यूल कर सकती है, जो रीजनल आइडेंटिटी और राइट्स के लिए पुश है। अच्छा, तो ये फीलिंग इंपॉर्टेंट है। हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल, इंडिया में नए स्टेट्स की डिमांड सोचो, जैसे उत्तराखंड या झारखंड। एक मेजर आर्ग्यूमेंट ये था कि ये रीजन्स निग्लेक्टेड और अंडर डेवलप्ड फील करते थे उन बड़े स्टेट्स के कंपैरिजन में जिनका वो हिस्सा थे। सोर्स में गोरखालैंड डिमांड, वेस्ट बंगाल या वेस्टर्न ओडिशा के इश्यूज भी मेंशन है, जो अक्सर परसीव डिस्पैरिटीज से जुड़े हैं। या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को भी फ्यूल कर सकता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कभी कभी इकोनॉमिक डेप्रिवेशन से लिंक होता है, या रिवर वाटर जैसे रिसोर्सेज पर डिस्प्यूट्स, पोलावरम डिस्प्यूट एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंट नोट, डेप्रिवेशन बड़ा फैक्टर है, पर सोर्स याद दिलाता है कि यह अकेला फैक्टर नहीं है। कभी कभी रिसोर्स रिच एरियाज में भी रीजनल मूवमेंट्स हो सकते हैं, जैसे खालिस्तानी मूवमेंट एग्जाम्पल, प्रॉस्पेरस पंजाब में। दूसरे फैक्टर्स जैसे कल्चरल आइडेंटिटी, कम्युनलिज्म या पॉलिटिकल एम्बिशन भी रोल प्ले करते हैं। राइट। स्ट्रक्चर कैसे बनाएं इसका? फ्रेम ऐसे करो। 1. इंट्रोडक्शन। रिलेटिव डेप्रिवेशन को सिंपली डिफाइन करो, फीलिंग यू गेट लेस देन अदर्स। इसका रीजनलिज्म से लिंक स्टेट करो। 2. कोर लॉजिक। फोकस करो कि कैसे रिलेटिव डेप्रिवेशन रीजनलिज्म को फ्यूल करता है। डाइवर्स एग्जाम्पल्स दो, नए स्टेट्स की डिमांड्स, इंट्रास्टेट इश्यूज, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, रिसोर्स डिस्प्यूट्स, सन ऑफ सॉइल फीलिंग्स। फिर ब्रीफली ऐड करो कि दूसरे फैक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, रिसोर्स रिचनेस, कल्चर, पॉलिटिक्स। 3. कंक्लूजन। रीजनल डिस्पैरिटीज को एड्रेस करने और ओवरऑल यूनिटी को सेलिब्रेट करने की जरूरत पे एम्फसाइज करो। प्रेजेंटेशन टिप। रिलेटिव डेप्रिवेशन को सिंपली डिफाइन करके स्टार्ट करो। कोर लॉजिक के लिए स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स यूज करो, शायद मेंटल मैप पे रीजन्स पॉइंट करो। कॉम्प्लेक्सिटी को एक्नॉलेज करके एंड करो, जैसे फीलिंग लेफ्ट आउट, रिलेटिव डेप्रिवेशन फ्यूल्स रीजनल डिमांड्स बट अदर फैक्टर्स मैटर टू। ओके, practice cue. Pause and practice saying this. Relative deprivation, the feeling of getting less than others, strongly fuels regionalism seen in demands for separate states or resource control, though other factors also contribute. ठीक है। Mini recap. In short, feeling unfairly treated compared to others is a major but not the sole reason behind regional movements in India. School violence and education for all, question 10. Question 10, here implied, if India is to achieve the goal of education for all, the problems of increasing cases of bullying and other forms of school violence needs to be addressed immediately. Discuss. Answer in 150 words. Broad micro-theme. Social justice education. ये काफी सीरियस मुद्दा है। स्कूल्स में बुलिंग और वायलेंस को टैकल करना एजुकेशन फॉर ऑल के बड़े गोल से कैसे जुड़ा है? ये बिल्कुल फंडामेंटल है। आप एजुकेशन फॉर ऑल, जो SDG 4 एक ग्लोबल गोल है, अचीव नहीं कर सकते अगर स्कूल सेफ स्पेसेस नहीं है। अगर स्टूडेंट्स डरे हुए हैं, बुली हो रहे हैं या वायलेंस फेस कर रहे हैं, तो वो सीखेंगे कैसे? सही बात है। सोर्स की इश्यूज पॉइंट आउट करता है। रूल्स का वीक एनफोर्समेंट, रैगिंग कल्चर का हद से बढ़ जाना, जैसे ट्रैजिक जादवपुर केस मेंशन किया गया, साइबर बुलिंग का कॉमन हो जाना, LGBTQ+ स्टूडेंट्स के लिए अनसेफ एनवायरनमेंट, फरीदाबाद सुसाइड केस का एग्जांपल है, और अक्सर काउंसलर्स या अवेयरनेस प्रोग्राम्स की कमी। हाँ, ये सब इश्यूज हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, इमेजिन करो एक स्टूडेंट को कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन बुली किया जा रहा है या ऑफलाइन रैगिंग हो रही है। वो एंग्शियस होगा, डिप्रेस्ड होगा, स्टडीज पे फोकस नहीं कर पाएगा और शायद ड्रॉप आउट भी कर दे। ये सीधे एजुकेशन फॉर ऑल को रोकता है। तो सेफ एनवायरनमेंट बनाना पहला स्टेप है। तो करना क्या चाहिए? एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। बुलिंग रैगिंग के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज, अवेयरनेस कैंपेन्स, सोशल मीडिया का इफेक्टिवली यूज करके, शायद शुरू में सेपरेट हॉस्टल्स जैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस, एंटी रैगिंग ट्रेनिंग, स्ट्रॉन्गर लॉज और इन्फोर्समेंट। क्रूशली स्कूल्स में ट्रेंड मेंटल हेल्थ काउंसलर्स का होना, ऑनलाइन स्पेसेस को मॉनिटर करना, और सबका रोल है स्कूल्स, पेरेंट्स, अथॉरिटीज और स्टूडेंट्स खुद इश्यूज रिपोर्ट करें। स्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट को स्ट्रक्चर करते हैं। 1. इंट्रोडक्शन। स्कूल सेफ्टी को सीधे एजुकेशन फॉर ऑल SDG 4 से लिंक करो। स्टेट करो कि वायलेंस इस गोल को हिंडर करता है। 2. कोर लॉजिक। पहले प्रॉब्लम्स इश्यूज लिस्ट करो, वीक एनफोर्समेंट, रैगिंग, साइबर बुलिंग, अनसेफ स्पेसेस फॉर माइनॉरिटीज, लैक ऑफ सपोर्ट, साइटेड एग्जाम्पल्स यूज करो। फिर सॉल्यूशंस वे फॉरवर्ड आउटलाइन करो, जीरो टॉलरेंस, अवेयरनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, लॉज, काउंसलर्स, मॉनिटरिंग, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3. कंक्लूजन। रीइटरेट करो कि आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तभी पूरे होंगे जब स्कूल्स लर्निंग के लिए सेफ हेवंस होंगे। प्रेजेंटेशन टिप। सेफ्टी इज इक्वल टू लर्निंग हुक से स्टार्ट करो। कोर लॉजिक के लिए प्रॉब्लम्स और फिर सॉल्यूशंस क्लियरली लिस्ट करो, शायद प्रॉब्लम सॉल्यूशन पेयर्स यूज करो। फंडामेंटल राइट कनेक्शन के साथ एंड करो, जैसे नो सेफ्टी नो लर्निंग, टैकलिंग स्कूल वायलेंस इज की टू एजुकेशन फॉर ऑल। क्लियर है? हाँ, क्लियर है। प्रैक्टिस क्यू।
Practice saying this aloud. Achieving education for all requires tackling school violence through strict policies, mental health support, awareness, and clear roles for all stakeholders to ensure safe learning environments. ओके Mini recap. In short, safe schools are essential for education. Fighting bullying and violence needs urgent, comprehensive action from everyone. Ahom Kingdom's role and legacy, Q11. Question 11, year implied. Bring out the role played by the Ahom Kingdom in shaping the cultural and historical identity of Northeast India and discuss its legacy in contemporary times. Answer in 250 words. Broad micro theme. Medieval Indian history, regional history, Northeast. चलो नॉर्थ ईस्ट चलते हैं। अहोम किंगडम वहाँ सेंचुरीज तक था। इसने रीजन की आइडेंटिटी कैसे शेप की और आज इसकी लेगेसी क्या है? अहोम किंगडम नॉर्थ ईस्ट में लगभग 600 साल तक एक मेजर पावर था। ये बहुत लंबा टाइम है। उनका रोल ह्यूज था। पॉलिटिकली वो स्ट्रांग थे। फेमसली मुगल एक्सपेंशन को रोका, औरंगजेब की फोर्सेस को हराया था। उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ अर्ली ट्राइबल अपराइजिंग्स को भी सपोर्ट किया। अच्छा, पॉलिटिकल रोल स्ट्रांग था। हाँ, कल्चरली वो आर्ट्स और रिलीजन के पेट्रन्स थे। टैंट्रिक प्रैक्टिसेस को सपोर्ट किया, यूनिक स्ट्रक्चर्स बनाए। उनके मैदान्स या बरियल माउंट्स तो यूनेस्को नॉमिनेटेड भी है। कामाख्या जैसे टेम्पल्स को सपोर्ट किया, सत्रिया डांस जो अब क्लासिकल डांस है, और बिहू सॉन्ग्स जैसे फोक आर्ट्स को नर्चर किया, और असामीज लैंग्वेज के डेवलपमेंट में हेल्प की। वाओ, काफी कुछ। रियल लाइफ एग्जांपल। आज असम में बिहू फेस्टिवल। सोचो उसके सॉन्ग्स, डांसेस, स्पिरिट की रूट्स अहोम किंग्स के कल्चरल पैट्रनेज तक जाती हैं। या सत्रिया डांस जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, वो अहोम्स द्वारा सपोर्टेड सत्राज, मोनेस्ट्रीज में फला फूला। उनकी लेगेसी सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में नहीं है, कल्चर में जिंदा है। तो लेगेसी आज क्या है? आप इसे एनी के डिस्टिंक्ट कल्चर और फेस्टिवल्स में देखते हैं, जैसे कामाख्या में अंबुबाची मेला, वाइब्रेंट डांस फॉर्म्स में, नेचर के लिए ट्रेडिशनल रिस्पेक्ट में, इकोलॉजिकल हार्मनी, सेक्रेड ग्रोव्स। अहोम साइट्स के अराउंड टूरिज्म का पोटेंशियल है। फंडामेंटली अहोम स्टोरी इंडिया के डाइवर्स कल्चरल फैब्रिक और एनी के इंटीग्रेशन का एक की पार्ट है। स्ट्रक्चर फॉर 250 वर्ड्स। ऐसे बनाओ। 1. इंट्रोडक्शन। अहोम किंगडम और उसके एनी में लंबे सिग्निफिकेंट रेन को इंट्रोड्यूस करो। 2. कोर लॉजिक। 2 मेन पार्ट्स में बांटो। पार्ट ए, रोल ऑफ अहोम किंगडम, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, रेजिस्टेंस, सपोर्टिंग अपराइजिंग्स, cultural patronage, religion, architecture, arts, language. Part B, legacy today. Distinct any cultural festivals, living dance forms, ecological values, tourism potential, symbol of integration. 3. Conclusion. Emphasize करो कि कैसे अहोम लेगेसी इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को इनरिच करती है। शायद कलाम का कोट यूज करो डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करने के बारे में। प्रेजेंटेशन टिप। 600 ईयर रेन हुक से स्टार्ट करो। कोर लॉजिक में रोल और लेगेसी को क्लियरली सेपरेट करो। हर एक के लिए एग्जाम्पल्स यूज करो। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी थीम के साथ एंड करो, जैसे अ होम किंगडम शेप्ड एनीज पास्ट enriches India's present. Got it? Got it. Practice Q. Practice summarizing this aloud. The Ahom kingdom shaped the NE's political and cultural identity through sovereignty, patronage of arts and architecture, and its legacy persists today in distinct cultural forms, ecological values, and tourism potential. Okay. Mini recap in short. The Ahom kingdom was a defining force in NE India, leaving a rich cultural and historical legacy still visible today. Capitalists and Indian National Congress. Question 12. Year implied. The capitalist class generally remained ambivalent in their support to the Indian National Congress until 1940s. In this context, analyze the varying positions of the Indian capitalists throughout the national movement. Answer in 250 words. Broad micro-theme. Modern Indian history, freedom struggle, economy. Interesting angle. इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में बिग बिजनेस का रोल। कैपिटलिस्ट शुरू में कांग्रेस को पूरी तरह सपोर्ट करने में हेजिटेंट क्यों थे और उनका स्टैंड कैसे बदला? ये डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप था, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। एम्बिवेलेंट अच्छा वर्ड है। हेजिटेंट क्यों? वेल, मास मूवमेंट जैसे बॉयकॉट्स और स्ट्राइक्स जो अक्सर कांग्रेस लीड करती थी, बिजनेस और प्रॉफिट्स को डिसरप्ट करते थे, जो कैपिटलिस्ट को पसंद नहीं था। हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। बट वो ब्रिटिश रूल को भी नापसंद करते थे, क्योंकि वो अक्सर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे जो इंडियन इंडस्ट्रीज को हर्ट करते थे, जैसे स्टील प्रोडक्शन लिमिट करना या हैवी टैक्सेस। तो उनका कॉमन एनिमी ब्रिटिश थे। प्लस उन्हें ट्रेड यूनियंस के राइट्स से भी डील करना था, जो वर्कर राइट्स मांग रहे थे। तो डिलेमा था। हाँ, रियल लाइफ एग्जांपल। इमेजिन करो आप एक बड़े फैक्ट्री ओनर हो। आप ब्रिटिश रिस्ट्रिक्शन से इंडिपेंडेंस चाहते हो, पर आप कांस्टेंट स्ट्राइक्स भी नहीं चाहते जो आपकी फैक्ट्री बंद कर दे। ये डिलेमा पैदा करता है ना। तो उनका सपोर्ट वेरी करता था। शुरू में स्वदेशी 1905 के टाइम कुछ ने नेशनलिस्ट बिजनेसेस शुरू किए, पीसी रेज केमिकल्स, पिल्लाइज शिपिंग। कभी कभी वो वर्कर डिमांड्स अपोज करते थे, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। कई लोगों ने कांग्रेस लीडर्स और एक्टिविस्ट्स को क्रूशल फंड्स दिए, जैसे जमनालाल बजाज ने साबरमती आश्रम के लिए फंड किया। वो कभी कभी कांग्रेस के साथ यूनाइटेड फ्रंट बनाते थे, जैसे फिक्की ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बॉयकॉट किया। बाद में, स्पेशली 1940 के बाद,
क्विट इंडिया मूवमेंट, आईएनए ट्रायल्स, नेशनलिज्म स्ट्रांग हुआ और सपोर्ट ज्यादा ओपन हो गया। बॉम्बे प्लान 1940s उनका इंडिया की फ्यूचर इकोनॉमी के लिए विजन दिखाता है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएं इसका? इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के लिए 1. इंट्रोडक्शन, कैपिटलिस्ट्स और आईएनसी के बीच कॉम्प्लेक्स एम्बिवेलेंट रिलेशनशिप को एक्नॉलेज करो। 2. कोर लॉजिक, पहले वाई द एम्बिवेलेंस एक्सप्लेन करो। डिसलाइक डिसरप्शंस, डिसलाइक ब्रिटिश रिस्ट्रिक्शंस, हैड टू बैलेंस वर्कर डिमांड्स, नेशनलिज्म ग्रू स्ट्रॉन्गर लेटर। फिर उनकी वेरिंग पोजिशंस ओवर टाइम दिखाओ। अर्ली स्वदेशी सपोर्ट, opposing workers sometimes, providing funds, strategic alliances, post-independence planning like Bombay Plan, general welfareism, funding education press. 3. Conclusion. Conclude करो कि variations और complexities के बावजूद उनका overall contribution financial strategic movement के लिए significant था। प्रेजेंटेशन टिप। Ambivalence hook से start करो, उसके reasons clearly explain करो, फिर core logic में changing positions को examples के साथ trace करो। Complexity के बावजूद significance को acknowledge करके end करो, जैसे Capitalists and Congress, a complex dance of interests and patriotism. ओके। Okay? Practice cue. Pause and rehearse saying this complex idea. Indian capitalists were ambivalent towards INC initially due to economic concerns, but also opposed British restrictions. Their support varied, ranging from funding to policy planning, like the Bombay Plan, becoming more nationalistic over time. ठीक है। Mini recap. In short, Indian capitalists had a tricky, evolving relationship with the freedom movement, balancing business interests with growing patriotism. Evolution of press in India. Question 13. Trace the evolution of the press in India. Also discuss the instrumental impact it had during various stages of the Indian freedom struggle, despite the repressive policies of the British. Answer in 250 words, broad micro-theme, modern Indian history, media history. शब्दों की ताकत। Let's trace करते हैं कि इंडिया में प्रेस, मेनली न्यूज़पेपर्स, कैसे इवॉल्व हुई और फ्रीडम स्ट्रगल में इसका क्या रोल था, इवन जब ब्रिटिश इसे बंद करने की कोशिश करते थे। प्रेस फ्रीडम स्ट्रगल में एक हथियार जैसे थी। इसका एवोल्यूशन एक कांस्टेंट बैटल था। ये 1780 में हिकीज बंगाल गजेट से शुरू हुआ, लेकिन ब्रिटिश ने जल्दी ही सेंसरशिप एक्ट 1799 जैसे लॉस से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। राजा राम मोहन रॉय जैसे कुछ ब्रेव एडिटर्स को सप्रेशन फेस करना पड़ा। उनका मिरातुल अकबर, मेटकफ, जिनको लिबरेटर ऑफ द प्रेस कहा जाता है, के अंडर थोड़ी रिलैक्सेशन मिली, लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद कंट्रोल्स फिर से टाइट हो गए। हाँ, वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट काफी इनफेमस था। बिल्कुल। लिटन का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 पर्टिकुलरली हार्श था। इंडियन लैंग्वेज पेपर्स को टारगेट करता था। तिलक और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे एडिटर्स को उनकी राइटिंग्स के लिए पनिश किया गया। अर्ली 1900s में और रिप्रेसिव एक्ट्स आए। कुछ रिफॉर्म्स के बावजूद क्रैकडाउन्स जारी रहे, स्पेशली सिविल डिसोबीडियंस जैसे बड़े मूवमेंट्स के दौरान। रियल लाइफ एग्जाम्पल। इमेजिन करो, तिलक अपने न्यूज़पेपर केसरी में आग उगलने वाले आर्टिकल्स लिख रहे हैं, ये जानते हुए कि उन्हें किसी भी दिन अरेस्ट किया जा सकता है। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। न्यूज़पेपर्स आइडियाज फैलाने, इश्यूज डिबेट करने और लोगों को ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट मोबिलाइज करने के प्लेटफॉर्म्स बन गए, इवन थ्रेट के अंडर। इम्पैक्ट क्या था? रिप्रेशन के बावजूद प्रेस का रोल बहुत इंस्ट्रूमेंटल था। इसने सोशल रिफॉर्म्स पुश किए, रॉय विद्यासागर ने पेपर्स यूज किए, इसने सेल्फ रूल का आइडिया पॉपुलराइज किया, मॉडरेट लीडर्स लिखते थे, इसने रेवोल्यूशनरीज को आवाज दी, तिलक का केसरी। गांधी जी ने हरिजन जैसे पेपर्स यूज किए इक्वालिटी का मैसेज फैलाने के लिए। इसने रीजनल लैंग्वेजेस को ग्रो करने में हेल्प की, अमृता बाजार पत्रिका बंगाली में एटसेट्रा। ओवरऑल नेशनलिस्ट फीलिंग्स दूर दूर तक फैलाने में ये क्रूशल था। स्ट्रक्चर। माफ करते हैं। इंट्रोडक्शन। प्रेस के वाइटल कम्बैटिव रोल को फ्रीडम स्ट्रगल में स्टेट करो। 2. कोर लॉजिक। पार्ट ए। एवोल्यूशन ऑफ प्रेस को क्रोनोलॉजिकली ट्रेस करो, की पेपर्स और रिप्रेसिव ब्रिटिश एक्ट्स हाईलाइट करते हुए। हिकी, सेंसरशिप, मेटकाफ, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, पनिशमेंट्स, लेटर एक्ट्स, क्रैकडाउन्स। पार्ट बी। इंस्ट्रूमेंटल इम्पैक्ट को थीमेटिकली डिटेल करो। सोशल रिफॉर्म, पॉपुलराइजिंग सेल्फ रूल, रेवोल्यूशनरी वॉइस, गांधीयन वैल्यूज, रीजनल लैंग्वेज ग्रोथ, स्प्रेडिंग नेशनलिज्म। 3. कंक्लूजन। एक पावरफुल कोट से एंड करो, जैसे गांधी जी का मेंशन है, An independent press is the breath of vibrant democracy. प्रेजेंटेशन टिप। वेपन मेटाफोर हुक से स्टार्ट करो। इवोल्यूशन के लिए टाइमलाइन अप्रोच और इम्पैक्ट के लिए थीमेटिक अप्रोच यूज करो कोर लॉजिक में। इम्पैक्टफुल कोट से एंड करो, जैसे इंडियन प्रेस बैटलिंग रिप्रेशन फ्यूलिंग फ्रीडम। पावरफुल ना? बहुत। Practice cue. Okay. Practicing this summary, the Indian press evolved facing constant British repression, yet played a crucial role in social reform, propagating self-rule, voicing revolutionary ideas, and spreading nationalism across regions. Okay. Mini recap. In short, despite constant British attempts to silence it, the Indian press bravely evolved into a vital force for freedom. Desert formation and landforms. Question 14, here implied. Highlighting the factors behind the formation of different types of deserts, give a brief account of the major landforms found in them. Answer in 250 words. Broad micro theme.
ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी। डेजर्ट्स, ये ड्राई अक्सर बैरन लैंडस्केप्स कैसे बनते हैं और वहाँ किस तरह के कूल शेप्स और फीचर्स मिलते हैं। बेसिकली डेजर्ट्स ऐसी जगह हैं जहां बहुत कम बारिश होती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, गर्म या ठंडे हो सकते हैं, और ज्यादा वेजिटेशन नहीं होता। बनते कैसे हैं? कई रीजंस हैं। पहला, रेन शैडो इफेक्ट। माउंटेन्स बारिश वाले बादलों को ब्लॉक करते हैं, जैसे अरावली थार डेजर्ट बनाने में हेल्प करते हैं। दूसरा, कॉन्टिनेंटलिटी। लैंड के बहुत अंदर होने का मतलब है कि समुद्र से मॉइस्चर नहीं पहुंचता, जैसे गोबी डेजर्ट। तीसरा, कोल्ड ओशन करंट्स। पास के ठंडे करंट्स हवा में मॉइस्चर कम करते हैं, जैसे अटाकामा डेजर्ट ठंडे पेरुवियन करंट के पास। चौथा है ऑफशोर विंड्स। कुछ विंड पैटर्न्स कोस्ट से मॉइस्ट एयर को दूर धकेलते हैं, सहारा में कंट्रीब्यूट करता है। पांचवा, वेजिटेशन लॉस। डिफॉरेस्टेशन या ओवरग्रेजिंग से लैंड डिग्रेडेशन और डिजर्टिफिकेशन हो सकता है। छठा है ह्यूमन एक्टिविटीज। माइनिंग, गलत फार्मिंग प्रैक्टिसेस चीजों को वर्सन कर सकती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, राजस्थान का थार डेजर्ट सोचो। ये पार्टली अरावली माउंटेन्स द्वारा मॉनसून रेन्स को ब्लॉक करने की वजह से है, पर ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे ओवरग्रेजिंग भी इसके एक्सपेंशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। और लैंडफॉर्म्स, वहां क्या मिलता है? दो मेन टाइप्स जो हवा और कभी कभी पानी से बनते हैं। इरोजनल, जो चीजें कट गई हैं। पेडिमेंट्स, रॉकी स्लोप्स। पेडी प्लेन्स, वास्ट फ्लैट रॉकी एरियाज। इंसेलबर्ग्स, आइसोलेटेड रॉक हिल्स जो आइलैंड जैसे लगते हैं। मशरूम रॉक्स, रॉक्स जो बेस पे ज्यादा एरोड हो गए हैं। हॉलोज। डिपोजिशनल, जो चीजें जमा हो गई हैं। सैंड ड्यून्स, कई टाइप्स, जैसे बारचांस जो क्रेसेंट शेप्ड होते हैं। प्लायाज, बारिश के बाद टेम्परेरी लेक्स। इन्हें विजुलाइज करना हेल्प करता है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज करते हैं। 1. इंट्रोडक्शन। डेजर्ट्स को सिंपली डिफाइन करो। लो रेन, एक्सट्रीम टेम्प्स, स्पार्स वेजिटेशन। 2. कोर लॉजिक। पार्ट ए, फैक्टर्स फॉर फॉर्मेशन लिस्ट करो। रेन शैडो, कॉन्टिनेंटलिटी, कोल्ड करंट्स, विंड्स, वेजिटेशन लॉस, ह्यूमन एक्टिविटी। पार्ट बी, मेजर लैंडफॉर्म्स डिस्क्राइब करो। उन्हें इरोजनल, पेडिमेंट्स, पेडीप्लेन्स, इंसेलबर्ग्स, मशरूम रॉक्स, हॉलोज। और डिपोजिशनल, ड्यून्स, बारचैंस, प्लेयर्स में सेपरेट करके। यहाँ डायग्राम्स रेफरेंस करना अच्छा है। 3. कंक्लूजन। इसे डेजर्टिफिकेशन के बड़े इशू और लैंड प्रोटेक्ट करने की जरूरत से कनेक्ट करो, जैसे SDG 15.3 गोल। प्रेजेंटेशन टिप, व्हाट इज द डेजर्ट हुक से स्टार्ट करो। फॉर्मेशन फैक्टर्स और फिर लैंडफॉर्म टाइप्स, इरोजनल, डिपोजिशनल को कोर लॉजिक के लिए क्लियरली लिस्ट करो। एनवायरमेंटल कंसर्न के साथ एंड करो, जैसे डेजर्ट्स फॉर्म बाय क्लाइमेट एंड लोकेशन फीचरिंग यूनिक विंड कार्व्ड लैंडस्केप्स। कूल ना? हाँ कूल। Practice cue. Practice saying this overview aloud. Deserts form due to factors like rain shadows, cold currents, and human activity. They feature unique erosional landforms like mushroom rocks and depositional ones like barchans. ओके, Mini recap. In short, various natural and human factors create deserts, which have their own unique set of landforms shaped by erosion and deposition. Mountain ecosystems, fragility and management. Q15. Question 15, year implied. Mountains are fragile ecosystems vulnerable to the adverse impact of climate change and other anthropogenic interventions. Illustrate with examples. Also highlight the initiatives taken for their sustainable management. Answer in 250 words. Broad microtheme, environment and ecology, geography. Mountains कितने strong और permanent लगते हैं, पर ये सवाल उन्हें fragile ecosystems कहता है। वो vulnerable क्यों हैं? स्पेशली क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्शंस के लिए, और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है? एग्जैक्टली वो टफ दिखते हैं, पर माउंटेन इकोसिस्टम्स अनबिलीवेबली सेंसिटिव होते हैं। वल्नरेबल कैसे है? 1. आइस लॉस। ग्लेशियर्स वार्मिंग की वजह से तेजी से पिघल रहे हैं। आर्कटिक माउंटेन्स ने 40% आइस खो दी है। इससे वाटर सप्लाई और सी लेवल्स अफेक्ट होते हैं। 2. लैंडस्लाइड्स, सब्सिडेंस। जोशीमठ क्राइसिस याद है? फ्रैजाइल जोन्स में कंस्ट्रक्शन जैसी ह्यूमन एक्टिविटीज डिजास्टर ला सकती हैं। हाँ, वो काफी सीरियस था। 3. अर्थक्वेक्स। हिमालयाज जैसे माउंटेन रेंजेस नेचुरली क्वीक प्रोन है, पर माइनिंग, डैम्स एटसेट्रा स्ट्रेस ऐड कर सकते हैं। 4. बायोडाइवर्सिटी लॉस। यूनिक प्लांट्स और एनिमल्स जैसे स्नो लेपर्ड्स हैबिटेट लॉस और क्लाइमेट चेंज से थ्रेटन्ड हैं। 5. कार्बन रिलीज। पिघलती पर्माफ्रॉस्ट ट्रैप्ड ग्रीनहाउस गैसेस रिलीज करती है। 6. इम्पैक्ट ऑन इंडिजिनस कम्युनिटीज। भौटियाज या गडीज जैसे लोग जिनकी लाइव्स माउंटेन साइकिल से जुड़ी हैं अफेक्ट होते हैं। 7. फॉरेस्ट फायर्स। क्लाइमेट चेंज डेविस्टेटिंग फायर्स का रिस्क बढ़ाता है। रियल लाइफ एग्जांपल? शिमला या मनाली सोचो। बढ़ता टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक सब लोकल एनवायरनमेंट, वाटर रिसोर्सेज पर प्रेशर डालते हैं और लैंडस्लाइड्स जैसे रिस्क बढ़ाते हैं। ये ह्यूमन एक्शंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाता है। तो क्या किया जा रहा है? इनिशिएटिव्स में शामिल हैं ICMOD जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिसर्च कर रहे हैं। रिस्क मॉनिटर करने के लिए लाइडार जैसी टेक यूज हो रही है। नेशनल क्लाइमेट पॉलिसीज जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करना, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स जैसे ले में सस्टेनेबल टूरिज्म प्रमोट करना, धर्मशाला डिक्लेरेशन, और इंपॉर्टेंटली लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना। स्ट्रक्चर। आर्ग्यूमेंट को स्ट्रक्चर करते हैं। 1. इंट्रोडक्शन। माउंटेन इकोसिस्टम्स की एपरेंट स्ट्रेंथ वर्सेस एक्चुअल फ्रेजिलिटी स्टेट करो। 2. कोर लॉजिक। पार्ट ए,
वल्नरेबिलिटीज को स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल करो। आइस लॉस, सब्सिडेंस जोशीमठ, क्वेक्स, बायोडिवर्सिटी लॉस, कार्बन रिलीज, इंडिजिनस इम्पैक्ट, फायर्स। पार्ट बी, इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट लिस्ट करो। ऑर्गेनाइजेशंस, टेक, पॉलिसीज, फार्मिंग, ग्रीन एनर्जी, टूरिज्म, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। 3. कंक्लूजन, माउंटेन प्रोटेक्शन को इंडिया के बड़े क्लाइमेट गोल्स जैसे पंचामृत या नेट जीरो से लिंक करो। प्रेजेंटेशन टिप। फ्रेजाइल जायंट्स हुक से स्टार्ट करो। वल्नरेबिलिटीज को रियल एग्जांपल्स के साथ और फिर सॉल्यूशंस इनिशिएटिव्स को कोर लॉजिक के लिए लिस्ट करो। नेशनल क्लाइमेट गोल्स से लिंक के साथ एंड करो, जैसे माउंटेन्स वाइटल बट वल्नरेबल, नीडिंग केयरफुल मैनेजमेंट फॉर आवर फ्यूचर। समझे? समझ गया। Practice Q. Pause and practice saying this summary. Mountain ecosystems are fragile, facing threats like ice melt and biodiversity loss due to climate change and human activity. Sustainable management requires policy, technology, and community initiatives. Okay. Mini recap. In short, our mighty mountains are delicate and under threat, requiring urgent action through various sustainable initiatives. Sand resource management in India. Q16, question 16, year implied. Discuss the reasons behind unsustainable management of sand resources in India, highlighting its impact. Enumerate the remedial measures taken in this context. Answer in 250 words. Broad micro theme, environment, resource management. Sand. क्या ये सच में एक रिसोर्स है जिसके मैनेजमेंट की चिंता करनी चाहिए? अपेरेंटली हाँ। इंडिया में सैंड माइनिंग अनसस्टेनेबल क्यों है, इसका इम्पैक्ट क्या है और क्या किया जा रहा है? सरप्राइजिंग लगता है, पर सैंड पानी के बाद ग्लोबली सेकंड मोस्ट यूज्ड रिसोर्स है। और हाँ, इंडिया में इसका मैनेजमेंट अक्सर अनसस्टेनेबल होता है। क्यों? कंस्ट्रक्शन बूम से ह्यूज डिमांड, रूल्स का वीक इन्फोर्समेंट, कभी-कभी इलीगल सैंड माफियाज इन्वॉल्व होते हैं, एक्सट्रैक्शन के लिए प्रॉपर साइंटिफिक प्लानिंग की कमी, वाटरवेज के लिए रिवर्स को ड्रेच करना, रिवर इरोजन जैसे नेचुरल चेंजेस और लॉज का स्टेट टू स्टेट वेरी करना। सैंड स्टेटलेस सब्जेक्ट है। अच्छा, काफी रीजंस हैं। एग्जांपल? इमेजिन करो एक रिवर बेड से इलीगल सैंड माइनिंग। ये रिवर को गहरा करता है जो डाउनस्ट्रीम फ्लड रिस्क बढ़ा सकता है। ये एक्वाटिक लाइफ को डिस्टर्ब करता है, जैसे फिश ब्रीडिंग ग्राउंड्स या टर्टल नेस्टिंग साइट्स। ऑलिव रिडली टर्टल्स मेंशन किए गए हैं। ये पास के ग्राउंड वाटर को सॉल्टी और अनयूजेबल भी बना सकता है। ये रियल इम्पैक्ट्स हैं। इम्पैक्ट और क्या है? रिड्यूस्ड रिवर कैरिंग कैपेसिटी, मोर फ्लड्स, साइक्लोन्स। रिवर्स के पास फर्टाइल लैंड का लॉस, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, स्कार्सिटी, ह्यूज बायोडाइवर्सिटी लॉस, मैंग्रोव्स, फिश, टर्टल्स अफेक्ट होते हैं। रिमेडियल मेजर्स क्या हैं? क्या किया जा रहा है? MMDR एक्ट जैसे लॉज माइनिंग रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। एम सैंड, रॉक्स क्रश करके बनाई गई सस्टेनेबल सैंड, राजस्थान का इनिशिएटिव मेंशन है। जैसे ऑल्टरनेटिव्स प्रमोट किए जा रहे हैं। मॉनिटर करने के लिए कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जैसी टेक यूज हो रही है। सेंसिटिव पीरियड्स जैसे मॉनसून्स में माइनिंग पर कोर्ट बैन्स, सिल्ट मैनेजमेंट स्कीम्स, कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ रूल्स को स्ट्रेंथन करना। स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन करते हैं। 1. इंट्रोडक्शन। सरप्राइजिंग फैक्ट से स्टार्ट करो। सैंड सेकंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड रिसोर्स है। अनसस्टेनेबल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम स्टेट करो। 2. कोर लॉजिक। पार्ट ए, रीजंस फॉर अनसस्टेनेबल मैनेजमेंट लिस्ट करो। डिमांड, वीक इन्फोर्समेंट माफिया, लैक ऑफ प्लानिंग, ड्रेजिंग, नेचुरल चेंजेस, वेरिंग लॉज। पार्ट बी, इम्पैक्ट्स डिटेल करो। रिवर कैपेसिटी, फ्लड्स, लैंड लॉस, ग्राउंड वाटर, बायोडाइवर्सिटी लॉस। पार्ट सी, रिमीडियल मेजर्स एन्यूमरेट करो। MMDR एक्ट, एमसैंड, CVI, कोर्ट बैन्स, सिल्ट मैनेजमेंट, CRZ रूल्स। 3. कंक्लूजन। सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट को बड़े एनवायरमेंटल गोल्स जैसे SDG 14, लाइफ बिलो वाटर, SDG 15, लाइफ ऑन लैंड अचीव करने से लिंक करो। प्रेजेंटेशन टिप। सैंड क्राइसिस हुक से स्टार्ट करो। रीजंस, इंपैक्ट्स और फिर सॉल्यूशंस को कोर लॉजिक के लिए क्लियरली लिस्ट करो। शायद 3 कॉलम अप्रोच। SDG लिंक के साथ एंड करो, जैसे सैंड overused and undermanaged, needing urgent solutions for environmental health. Got it? Got it. Practice Q. Practice saying this summary aloud. Unsustainable sand mining in India, driven by weak enforcement and high demand, causes severe environmental impacts. Solutions include promoting M-sand, stricter regulations, and monitoring. Okay. Mini recap. In short, we're using too much sand unsustainably, causing big problems, and need better rules and alternatives fast. Lithium. Geopolitics and environment. Q17. Question 17. Year implied. Giving an account of the major lithium-producing countries, discuss the geopolitical aspects of lithium production and its environmental implications. Answer in 250 words. Broad micro-theme: geopolitics, environment, resource management. लिथियम हमारे फोन बैटरीज में है, EVs में, सबको चाहिए। इसे कौन प्रोड्यूस करता है, इसके अराउंड पॉलिटिकल गेम्स क्या हैं और एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है? लिथियम को अब अक्सर व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज जैसी ग्रीन टेक के लिए क्रूशियल है। मिलता कहाँ है? मेजर रिजर्व्स साउथ अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल, अर्जेंटीना, चिले, बोलीविया में हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया करंटली टॉप प्रोड्यूसर है। दूसरे प्लेयर्स में US, चाइना और तेजी से अफ्रीकन कंट्रीज शामिल हैं।
जियोपॉलिटिकली क्या सीन है? जियोपॉलिटिकली ये एक हॉट पोटैटो है। कंट्रीज लिथियम डिप्लोमेसी में लगे हैं, सप्लाई सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया का इसके लिए काबिल इनिशिएटिव है। रिसोर्स नेशनलिज्म बढ़ रहा है, जहां रिजर्व्स वाले कंट्रीज एक्सेस टाइटली कंट्रोल करते हैं। चाइना की लिथियम और दूसरे रेयर अर्थ्स प्रोसेस करने में स्ट्रांग पोजीशन है, जो उसे लेवरेज देता है। इससे उन कंट्रीज के लिए टेंशन क्रिएट होती है जिन्हें अपने ग्रीन एनर्जी गोल्स के लिए लिथियम चाहिए, पर उनके पास रिजर्व्स नहीं है। अफ्रीका एक नया फोकस एरिया बन रहा है। एग्जाम्पल? इमेजिन करो कंट्रीज बोलिविया या चिली के साथ डील्स करने के लिए स्क्रैम्बल कर रहे हैं लिथियम लेने के लिए, लगभग एक नए ग्रेड गेम जैसा। ये कंपटीशन इंटरनेशनल रिलेशंस और ट्रेड पैटर्न्स को अफेक्ट कर सकता है। और एनवायरमेंटल कॉस्ट? लिथियम माइन करना बहुत ग्रीन नहीं है, ये बहुत पानी यूज करता है। ड्राई एरियाज में जहां ये मिलता है, ये बड़ा इशू है। वाटर सोर्सेज पोल्यूट कर सकता है, एनर्जी रिक्वायर करता है, अक्सर फॉसिल फ्यूल्स जिससे जीएचजी एमिशंस होते हैं, डिफॉरेस्टेशन का कारण बनता है, हैबिटेट्स डिस्टर्ब करता है और इरोजन जैसे लैंड इश्यूज पैदा कर सकता है। लिथियम खुद भी हैजर्डस हो सकता है अगर ठीक से हैंडल ना किया जाए। स्ट्रक्चर माफ करते हैं। नामोमुक कायदे। इंट्रोडक्शन। लिथियम को व्हाइट गोल्ड ग्रीन टेक के लिए वाइटल इंट्रोड्यूस करो, उसकी जियोपॉलिटिकल और एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस के लिए स्टेज सेट करो। 2 कॉल लॉजिक। पार्ट ए, जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करो। मेजर प्रोड्यूसर्स, रिजर्व्स, लिथियम ट्रायंगल, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अफ्रीका। लिथियम डिप्लोमेसी, K.E. Bale, Resource Nationalism, China's Role, Tensions, Focus on Africa. Part B, Environmental Implications detail karo. Water usage, pollution, GHG emissions, deforestation, habitat disturbance, land degradation, hazard risk. 3 conclusion, downsides manage करने के efforts mention करो, जैसे batteries recycle करना और इंडिया का diverse sources, diplomacy, domestic fine सीखना अपने energy transition के लिए। प्रेजेंटेशन टिप? व्हाइट गोल्ड हुक से स्टार्ट करो। जियोपॉलिटिक्स, कौन कंट्रोल करता है, कौन चाहता है, और एनवायरनमेंट, कॉस्ट्स को कोल लॉजिक के लिए क्लियरली सेपरेट करो। ग्रीन ट्रांजिशन के लिए जरूरी बैलेंसिंग एक्ट के साथ एंड करो, जैसे लिथियम फ्यूलिंग द फ्यूचर बट स्पार्किंग ग्लोबल कंपटीशन एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। ओके। Practice cue. Pause and practice saying this overview. Lithium production, concentrated in a few regions, sparks geopolitical competition. Lithium diplomacy, China's dominance, and carries significant environmental costs like emissions and deforestation. ठीक है। Mini recap. In short, lithium is key for green energy, but getting it involves complex global politics and serious environmental trade-offs. Globalization and youth identity. Q18. Question 18. Year implied. The youth are capable of identifying themselves with a global identity and connecting with events and experiences outside their countries. In this context, discuss the impact of globalization on the various aspects of youth identity. Answer in 250 words. Broad micro theme, Indian society, globalization. आज के यूथ पूरी दुनिया से कनेक्टेड लगते हैं इंटरनेट, ट्रेंड्स एटसेट्रा के थ्रू। ये ग्लोबलाइजेशन उनकी आइडेंटिटी को कैसे शेप कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से? बिल्कुल, आज के यंग लोग अक्सर ग्लोबल सिटीजन्स जैसा फील करते हैं। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ह्यूज और मिक्स्ड है। पॉजिटिव्स, हम एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट में राइज देखते हैं। सारे यंग स्टार्टअप फाउंडर्स सोचो, क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल इश्यूज के बारे में ज्यादा अवेयरनेस, सस्टेनेबल फैशन चॉइसेस, इक्वालिटी और LGBTQ+ एक्सेप्टेंस जैसे प्रोग्रेसिव वैल्यूज का अडॉप्शन, और शायद ज्यादा सेक्युलर हो रहे हैं। हाँ, ये पॉजिटिव चेंजेस तो दिखते हैं। एग्जाम्पल? K-pop सोचो, BTS फैंस हर जगह हैं, म्यूजिक और फैंडम के थ्रू बॉर्डर्स के पार कनेक्ट कर रहे हैं। ये ग्लोबल आइडेंटिटी एस्पेक्ट है। या यंग लोग ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये पॉजिटिव कनेक्शंस हैं जो ग्लोबलाइजेशन ने फॉस्टर किए हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस, हम एंटरटेनमेंट टेस्ट्स में शिफ्ट्स देखते हैं। हॉलीवुड प्लस बॉलीवुड, #बार्बेनहाइमर जैसे ग्लोबल ट्रेंड्स। मैरिज पर व्यूज बदल रहे हैं, लिव इन ज्यादा एक्सेप्टेड। ई-कॉमर्स और इन्फ्लुएंसर कल्चर का राइज, ग्लोबल रोल मॉडल्स होना, मेसी, टेलर स्विफ्ट, और फैमिली स्ट्रक्चर्स में चेंजेस, ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज। और डाउनसाइड्स, ग्लोबलाइजेशन बढ़ती मटेरियलिज्म को भी लीड कर सकता है। ग्लोबल ब्रांड्स ओन करने का प्रेशर, ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म के एक्सपोजर का रिस्क, आईसिस रिक्रूटमेंट एग्जाम्पल मेंशन है, साइबर बुलिंग, शायद लोकल कल्चर लैंग्वेज ट्रेडिशन से टच खो देना, जॉइंट फैमिली डिक्लाइन, और पोलराइज्ड ग्लोबल डिबेट्स में फंस जाना। स्ट्रक्चर इंपैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। पहला, इंट्रोडक्शन। आज की यूथ की ग्लोबल आइडेंटिटी को एक्नॉलेज करके स्टार्ट करो, जो ग्लोबलाइजेशन से इन्फ्लुएंस्ड है। कॉफी एनन का कोट यूज कर सकते हो। दूसरा, कोर लॉजिक। इंपैक्ट के टाइप से स्ट्रक्चर करो। पॉजिटिव इंपैक्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ग्लोबल अवेयरनेस, वैल्यूज, सेक्युलरिज्म। स्ट्रक्चरल लाइफस्टाइल चेंजेस, एंटरटेनमेंट फ्यूजन, मैरिज नॉर्म्स, ई-कॉमर्स इन्फ्लुएंसर्स, रोल मॉडल्स, फैमिली स्ट्रक्चर। नेगेटिव इंपैक्ट्स, चैलेंजेस, मटेरियलिज्म, एक्सट्रीमिज्म रिस्क, साइबर इश्यूज, कल्चर लॉस, पोलराइजेशन। प्रोवाइडेड एग्जाम्पल्स यूज करो। तीसरा, कंक्लूजन। इंडिया के यूथ के पोटेंशियल, डेमोग्राफिक डिविडेंड मेंशन करो और कैसे ग्लोबलाइजेशन को राइट गाइडेंस पॉलिसीज के साथ पॉजिटिवली हार्नेस किया जा सकता है। जैक मा का कोट शायद यूज करो। ग्लोबल सिटीजन हुक से स्टार्ट करो,
कोर लॉजिक के लिए कैटेगरीज यूज करो, पॉजिटिव्स, लाइफस्टाइल चेंजेस, नेगेटिव्स, पोटेंशियल और गाइडेंस की नीड के साथ एंड करो, जैसे ग्लोबलाइजेशन इन यूथ, कनेक्टिंग द वर्ल्ड, रीशेपिंग आइडेंटिटीज, अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क्स। समझे? समझ गया। Practice Q. Practicing this complex summary aloud. Globalization offers youth opportunities like entrepreneurship and progressive values, but also brings challenges like materialism, cultural erosion, and online risks, reshaping their identity in complex ways. ओके। Mini recap. In short, globalization profoundly shapes young people's identities, offering connection and opportunities, but also posing risks and challenges. Aging population in India, Q19, question 19, year implied, as fertility rates decline in India, future demographic concerns center around an aging population and a weak social security system. Discuss. Answer in 250 words. Broad micro theme, Indian society, social justice, demography. इंडिया एवरेज में यंग हो रहा है, पर पैराडॉक्सिकली हमें एजिंग पॉपुलेशन के बारे में भी सोचना है। बर्थ रेट्स गिरने से ज्यादा एल्डरली लोगों के होने से क्या चैलेंजेस आते हैं, स्पेशली अगर सोशल सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है? ये एक क्रिटिकल फ्यूचर चैलेंज है। इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट TFR ऑलरेडी 2.0 के आसपास है, जो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। इसका मतलब है टाइम के साथ एल्डरली लोगों का प्रोपोर्शन सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। अभी लगभग 8% से बढ़कर शायद 2050 तक 20% हो जाएगा। मेजर कंसर्न्स है। इंडिया का एल्डरली के लिए सोशल सिक्योरिटी सिस्टम काफी वीक है। सोर्स में बहुत कम एवरेज पेंशन्स मेंशन है। हाँ, ये तो बड़ी चिंता है। एज के साथ क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, पर अफोर्डेबल हेल्थ केयर तक एक्सेस मुश्किल हो सकता है। बहुत से एल्डरली, लगभग 75%, रूरल एरियाज में रहते हैं, जहां फैसिलिटीज कम है। एजिंग का एक फेमिनाइजेशन भी है। ज्यादा एल्डरली वुमेन जो अक्सर ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। विडोहुड, एसेट्स की कमी, सैडली एल्डर अब्यूज और एजिज्म, डिस्क्रिमिनेशन जैसे इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। फैमिलीज छोटी होने और माइग्रेशन बढ़ने से ट्रेडिशनल फैमिली सपोर्ट कम हो रहा है, जिससे इनएडिक्वेट वेलफेयर पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है। लोनलीनेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी सिग्निफिकेंट कंसर्न्स हैं। Real life example. इमेजिन करो, एक एल्डरली विडो एक गांव में अकेले रह रही हैं, छोटी सी पेंशन और डॉक्टर्स तक लिमिटेड एक्सेस के साथ। ये सिनेरियो मल्टीपल चैलेंजेस हाईलाइट करता है: फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, हेल्थ इश्यूज, सपोर्ट की कमी, पोटेंशियल लोनलीनेस। Solutions क्या हैं? पॉलिसीज हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन एल्डरली, और स्कीम्स हैं, PM वया वंदना, वयोश्रेष्ठा योजना, स्विस टाइम बैंक, फ्यूचर केयर क्रेडिट्स के लिए टाइम वॉलंटियर करना जैसे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एग्जिस्ट करता है। सिल्वर इकोनॉमी, सीनियर्स के लिए प्रोडक्ट सर्विसेज प्रमोट करना, पेंशन स्कीम्स को स्ट्रेंथन करना, अटल पेंशन योजना। Structure. कंसर्न्स और सॉल्यूशंस को ले आउट करते हैं। 1. इंट्रोडक्शन। कॉन्टेक्स्ट सेट करो, गिरता TFR जो फ्यूचर एजिंग पॉपुलेशन को लीड करेगा। कोर कंसर्न स्टेट करो, एजिंग प्लस वीक सोशल सिक्योरिटी। 2. कोर लॉजिक। पार्ट A, इश्यूज कंसर्न्स डिटेल करो। Weak social security, health issues access, rural concentration, feminization, vulnerability, ageism, abuse, declining family support, mental health. Part B, remedial measures list karo. Policies, schemes, innovative ideas, international collaboration, silver economy, strengthening existing schemes. 3. Conclusion. State की responsibility Article 41 DPSP रेफर करो और elderly के experience को value करने और उनकी dignity ensure करने पर emphasize करो। Presentation tip. डेमोग्राफिक शिफ्ट हुक से स्टार्ट करो। एल्डरली द्वारा फेस किए गए प्रॉब्लम्स और फिर सॉल्यूशंस एफर्ट्स को कोर लॉजिक के लिए क्लियरली लिस्ट करो। डिग्निटी और उनके एक्सपीरियंस यूटिलाइज करने के कॉल के साथ एंड करो, जैसे इंडियाज एजिंग फ्यूचर, फेसिंग चैलेंजेस ऑफ सपोर्ट, सीकिंग सॉल्यूशंस फॉर डिग्निटी। ओके? Okay. Practice Q. Pause and practice saying the summary aloud. India's falling fertility rate leads to concerns about an aging population facing issues like weak social security, healthcare access, and loneliness. Solutions involve strengthening policies, schemes, and promoting a supportive silver economy. ठीक है. Mini recap. In short, India needs to urgently strengthen its support systems to ensure a dignified life for its rapidly growing elderly population. Urban poor welfare. Q20. Question 20. Year implied. With a significant proportion of India's population expected to live in urban areas by 2030, the welfare of the urban poor needs to take center stage in public policy. Discuss. Answer in 250 words. Broad micro theme. Indian society, urbanization, social justice. लास्टली हमारे शहरों पर फोकस करते हैं। जैसे जैसे ज्यादा इंडियंस अर्बन एरियाज में मूव करेंगे, अर्बन पोर के वेलफेयर को पॉलिसी मेकिंग के सेंटर में रखना क्यों क्रूशियल है? ये सुपर इंपॉर्टेंट है। JP नारायण का कोट मेंशन किया गया, अ सिटी इज बिल्ट बाय एंड फॉर एवरीवन। इसे अच्छे से कैप्चर करता है। जैसे इंडिया तेजी से अर्बनाइज हो रहा है, 2030 तक पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा अर्बन होगा। हम अर्बन पुअर द्वारा फेस किए गए चैलेंजेस को इग्नोर नहीं कर सकते। उन पर फोकस क्यों? स्लम्स बढ़ रहे हैं। सोर्स कहता है 17% अर्बन पॉपुलेशन, वो अक्सर पोल्यूशन, एयर, वाटर, सैनिटेशन के लिए सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। हाँ, ये स्लम्स का इशू तो बड़ा है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तक एक्सेस एक मैसिव इशू है।
नीति आयोग का फिगर मेंशन है 40% अर्बन एरियाज में शॉर्टेज है। वो हीट वेव्स या अर्बन फ्लड्स जैसे एक्सट्रीम वेदर से सबसे ज़्यादा हिट होते हैं। बहुत से इनफॉर्मल जॉब्स में काम करते हैं बिना सिक्योरिटी या बेनिफिट्स के। गिग इकोनॉमी इश्यूज और शहरों में रहने का हाई कॉस्ट उन्हें डिस्प्रोपोर्शनेटली हिट करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, बड़े शहरों में कंस्ट्रक्शन साइट्स या रेलवे लाइंस के पास मेकशिफ्ट घरों में रहने वाले लोगों के बारे में सोचो। उनके पास अक्सर क्लीन वाटर, सैनिटेशन, स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेसिक कम्युनिटीज नहीं होती और वो कांस्टेंट इनसिक्योरिटी फेस करते हैं। उनका वेलफेयर शहर की ओवरऑल हेल्थ और इक्विटी के लिए एसेंशियल है। तो करना क्या चाहिए? पॉलिसीज जो फोकस करें फाइनेंशियल हेल्प लाइवलीहुड्स पर, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्वानिधि स्कीम, पीएम मुद्रा लोन्स, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स। क्रूशली रूरल एरियाज को भी डेवलप करना ताकि लोगों को माइग्रेट करने का प्रेशर कम हो। अफोर्डेबल हाउसिंग, पीएम आवास योजना अर्बन, एजुकेशन और हेल्थ तक बेहतर एक्सेस, तमिलनाडु ब्रेकफास्ट स्कीम या दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स जैसे एग्जाम्पल्स मेंशन है। और ओवरऑल बेहतर अर्बन प्लानिंग और गवर्नेंस जो एक्सप्लिसिटली पुअर को इंक्लूड करे। AMRUT 2.0 को मास्टर प्लान फॉर अर्बन पुअर चाहिए। स्ट्रक्चर प्रेजेंट करते हैं। 1. इंट्रोडक्शन। रैपिड अर्बनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट सेट करो। इंक्लूसिविटी एम्फसाइज करने के लिए JP नारायण का कोट यूज करो। अर्बन पुअर वेलफेयर पर फोकस करने की नीड स्टेट करो। 2. कोर लॉजिक। पार्ट A, नीड फॉर वेलफेयर इश्यूज फेस्ड, एक्सप्लेन करो। स्लम्स, पोल्यूशन, वल्नरेबिलिटी, वाटर स्कैसिटी, क्लाइमेट इम्पैक्ट, जॉब इनसिक्योरिटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग। पार्ट B, रिमीडियल मेजर्स, सॉल्यूशंस लिस्ट करो। फाइनेंशियल स्कीम्स, एम्प्लॉयमेंट, स्लम रिहैब, रूरल डेवलपमेंट लिंक, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नेंस, प्लानिंग। 3. कंक्लूजन, मॉरल डायमेंशन के साथ एंड करो। गीता वर्मा का कोट मेंशन है। और इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 सस्टेनेबल सिटीज अचीव करने से लिंक करो। प्रेजेंटेशन टिप, सिटीज फॉर ऑल हुक से स्टार्ट करो। कोर लॉजिक पॉइंट्स के लिए जहां पॉसिबल हो प्रॉब्लम सोल्यूशन पेयरिंग यूज करो। SDG और मॉरल इंपेरेटिव के साथ एंड करो, जैसे अर्बनाइजिंग इंडिया, ensuring the urban poor aren't left behind is key for sustainable cities. ठीक है? बिल्कुल ठीक। Practice क्यों? Practice saying this conclusion aloud. As India urbanizes, addressing the urban poor's issues like slum conditions, pollution vulnerability, and lack of job security through targeted welfare schemes, affordable housing, and better governance is crucial for inclusive cities. ओके, Mini recap. In short, making cities livable for everyone, especially the poor, requires dedicated policies and planning as India urbanizes. Recap and structure. Imbibing, वाओ, ये तो काफी लंबा टूर था। हमने जनरल स्टडीज पेपर 1 से 20 अलग-अलग थीम्स कवर किए। कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, सब कुछ। हमने एंशिएंट थिएटर्स और स्तूपा से लेकर क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स मैनेजमेंट, ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जैसे मॉडर्न चैलेंजेस तक कनेक्शंस देखे। ये सच में दिखाता है कि इंडिया की स्टोरी कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल, एक रियल टैपेस्ट्री। चलो जल्दी से ब्रॉड थीम्स और स्ट्रक्चर आइडियाज रिकैप करते हैं। हमने कवर किया ट्रेडिशनल थिएटर, सोशल मिरर एंड एजुकेटर, सांची स्तूपा, हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल लेगेसी, भगत सिंह, डिस्टिंक्ट रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, मेजी रेस्टोरेशन, Japan's modernization pivot, India as imagined community, unity versus threats, pharma industry, growth drivers and significance, cyclones, BOB versus Arabian Sea dynamics, volcanoes, destructive but critical paradox, relative deprivation, fueling regionalism, school violence, barrier to education for all, a home kingdom, Annie's historical shaper, capitalist and INC, complex evolving support, press evolution, battling repression for freedom, desert formation, factors and unique landforms, mountain ecosystems, fragility and management needs, sand management, unsustainable use and solutions, lithium, geopolitics and environmental costs, globalization and youth, reshaping identity, aging population, challenges of support, urban poor, welfare needs in growing cities. अब इन आंसर्स को इफेक्टिवली प्रेजेंट करने के बारे में सोचते हैं। कुछ क्विक स्ट्रक्चर प्रोब्स करते हैं। 1. किसी भी आंसर के लिए मैं सेगमेंट्स कैसे आउटलाइन करोगे? क्विक गाइड, हमेशा इंट्रो, हुक, कोर लॉजिक, एक्सप्लेन प्लस एग्जांपल, कंक्लूजन, टेक अवे। सिंपल है ना? 1. किसी भी आंसर के लिए मैं सेगमेंट्स कैसे आउटलाइन करोगे? क्विक गाइड। 2. सांची स्तूपा आंसर के कोर आइडिया के लिए एक प्रेजेंटेशन ट्वीक सजेस्ट करो। याद है पार्ट्स को विजुअलाइज या स्केच करना। 1. किसी भी आंसर के लिए मैं सेगमेंट्स कैसे आउटलाइन करोगे? क्विक गाइड। 3. फार्मा इंडस्ट्री के लिए फैक्टर्स वर्सेस सिग्निफिकेंस को विजुअली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? शायद 2 कॉलम्स या एक सिंपल बैलेंस स्केल आइडिया अच्छा काम करता है। 1. किसी भी आंसर के लिए मैं सेगमेंट्स कैसे आउटलाइन करोगे? क्विक गाइड। 4. रिलेटिव डेप्रिवेशन के लिए अच्छा विजुअल एड क्या है? एग्जाम्पल रीजन्स को मैप पर हाईलाइट करना इसे कॉन्क्रीट बनाता है। क्विक गाइड। 5. प्रेस एवोल्यूशन वर्सेस रिप्रेशन को एक्सप्लेन करने में कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है? वो पैरेलल टाइमलाइंस का आइडिया, प्रेस माइलस्टोन्स वर्सेस ब्रिटिश एक्ट्स, यही स्ट्रक्चर पकड़ लो तो क्या बोलते हैं? सुपर। 1. किसी भी आंसर के लिए मैं सेगमेंट्स कैसे आउटलाइन करोगे?
क्विक गाइड 6 अर्बन पुअर आंसर के लिए प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को बेस्ट लिंक कैसे करें। हर पॉइंट के लिए डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन पेयरिंग क्लैरिटी लाती है। अब आप लोग अपने वर्ड्स में स्ट्रक्चर बताओ। कोई भी एक आंसर चुनो जो हमने डिस्कस किया, उसका स्ट्रक्चर, हुक, मेन पॉइंट्स, टेक अवे अपने स्टाइल में कैसे प्रेजेंट करोगे। ओके, ये रहा एक सिंपल चैलेंज। आज की लिस्ट से कोई एक टॉपिक चुनो, शायद वो जो आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है। क्या आप उसका कोर मैसेज और स्ट्रक्चर, इंट्रो, लॉजिक, कंक्लूजन एक फ्रेंड को सिर्फ 60 सेकंड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो? ट्राई करके देखो। Now go ahead, try narrating this in your own voice, थोड़ा कॉन्फिडेंट टोन में, समझे? एक्सप्लोर करते रहो, सीखते रहो। Until next time.